Hi everyone, this is Anshulika Soni and back on my YouTube channel with a new video that is Preamble of the Constitution. We have earlier discussed, हमने पहले भी डिस्कस किया था about making of the Constitution. हमने historical background के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा संविधान कैसे बना था. हमने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 भागों में बटा हुआ है. वो है फर्स्ट इज preamble, second is articles, and third is schedules. Articles and schedules that we will discuss later on, but today I am going to discuss preamble of the Indian Constitution. तो आज मैं preamble डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे. Its history. America was the first country that included preamble in its constitution. तो सबसे पहला देश अमेरिका बना जिन्होंने preamble को अपने संविधान में लाया. उसके बाद आफ्टर दिस many countries followed this practice, including India. इसके बाद काफ़ी देशों ने इसे फॉलो किया. इसके साथ साथ हमारा देश इंडिया ने भी इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया. अब हम जानेंगे कि preamble का मतलब क्या है. What is the meaning of preamble? The term preamble refers to the introduction of preface of the constitution. तो जो टर्म है preamble ये हमें ये बताता है कि इसमें इसका सार क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देता है और इसका प्रारूप बताता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप बताता है. और हम इसे अलग शब्दों में ये भी कह सकते हैं इट कंटेन्स द एसेंस और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार इसमें छुपा हुआ है. So this is the meaning of preamble. अब हम आगे बढ़ते हैं. Now I am going to read the text written on preamble. Text of the preamble. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economics and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब मैं जो इसमें टर्म्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी टर्म्स मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी और मैं इन सारे टर्म्स का आपको धीरे धीरे करके मीनिंग बताऊंगी. सो अब हम देखेंगे कीवर्ड्स इन द preamble. Keywords, important words in the preamble. That is sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity. Repeat after me once again. First is sovereign. Second is socialist. Third is secular. Fourth is democratic. Fifth is republic. Sixth is justice. Seventh is liberty. Eighth is equality. Ninth is fraternity. ये सारे वर्ड हमारे preamble में मौजूद हैं और ये सारे वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हमें हर एक वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझ पाएंगे और हमारा preamble क्या कहता है वो भी हम समझ पाएंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहला वर्ड है सोवरेन. सोवरेन इम्प्लाइज इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. ना ही इंडिया किसी पे डिपेंडेंट है, ना ही इंडिया किसी से डोमिनेट होता है. वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है. नाउ सेकंड पॉइंट इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इंडिया एक फ्री नेशन है. सो उसको पूरी आज़ादी है अपने अफेयर्स को रिजॉल्व करने में और कंडक्ट करने में. वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर बहुत ही बखूबी निभाता है और सॉल्व करता है. Third is India's membership in Commonwealth of Nations and United Nations organization doesn't constitute a limitation on its sovereignty. So यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिया मेंबर है किसका, कॉमनवेल्थ नेशंस का, एंड यूएनओ का भी वो मेंबर है, बट इससे इसकी सोवरेनिटी यानी इसकी सुप्रीम पावर में कोई इफेक्ट नहीं आता है. Now the word is socialist. What does socialist implies?
द टर्म सोशलिस्ट स्टैंड फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो टर्म है सोशलिस्ट वो किसके लिए स्टैंड लेता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए। चलिए हम इसके पीछे का एम जानते हैं और इसके पीछे का रीजन जानते हैं। द एम ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है कि वो भुखमरी खत्म कर सके, यानी गरीबी खत्म कर सके, इग्नोरेंस खत्म कर सके, बीमारी खत्म कर सके, एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब सबको समान अवसर मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी discrimination in opportunity. Now the third point is Indian socialism is a blend of Gandhian and Marxism. जो Indian socialism है वो दो चीज़ों का मेल से बना हुआ है, Gandhian and Marxism के, but it leans more toward Gandhian socialism. But इसका झुकाव Gandhian socialism की तरफ ज़्यादा है। चलिए हम इसके पीछे का इम्पोर्टेंस जानते हैं। The important behind this is its support mixed economy. ये mixed economy को support करता है। mixed economy से मतलब है कि public and private sector दोनों को बराबर support करता है, side by side लेके चलता है। ऐसा नहीं है कि public sector को ज़्यादा support करे and private sector को ना support करे, ये दोनों को एक साथ लेके चलता है। Moving forward, we are now going to discuss secular. What does secular implies? Secular. Our constitution embodies the positive concept of secularism. It means all religion in our country have the same status and support from the state. So हमारे देश में ये संविधान में लिखा गया है कि हम अपना कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और इसमें हमारा देश हमें सपोर्ट करेगा, ना ही इसमें कोई प्रोहिबिशन होगा, ना ही कोई रोक लगेगी। प्रोहिबिशन का ही मतलब रोक होता है। Now the second point is the term was added by the 42nd Constitution Amendment Act. तो ये term 42nd Constitution Amendment Act of 1976 में ये लाया गया था हमारे preamble में। The third point is our fundamental right guarantees the right to freedom of religion and this has been mentioned in Article 25 to 28. So हमारे fundamental right हमें guarantee करते हैं कि हमें right to freedom of religion है। And this has been mentioned. ये mention है आर्टिकल 25 से लेके 28 में, जो कि हम कभी और डिस्कस करेंगे और काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। Democratic. Now the next word is democratic. The term democratic says the power is possessed by people. So democracy का मतलब ये होता है कि जो पावर है वो जनता के हाथ में है। Now second point is it is used in preamble in broader sense. और इस वर्ड को एक बहुत विस्तार पूर्वक preamble में यूज किया गया है, जिसका ये मतलब है it not only embraces political democracy but also embraces social and economic democracy. ये ना ही सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित है, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी लागू होता है। अब हम समझते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। What does republic implies? The term republic in a preamble indicate that India has an elected head called president. इंडिया का एक elected head होता है जैसे कि हम president कहते हैं। Now moving forward and we are discussing second point, that is democratic polity can be classified into two categories. जो democratic polity है उसे हम दो भागों में डिस्कस कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मोनार्की एंड सेकेंड इज रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब ये होता है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज किंग और क्वीन। जो मोनार्की में हेड होते हैं वो किंग और क्वीन होते हैं। रिपब्लिक, द सेकेंड पॉइंट इज रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसे एक निर्धारित समय के लिए इलेक्ट किया जाता है। Now, in India, president is elected indirectly for a fixed period of 5 years. इंडिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं वो इनडायरेक्टली किए जाते हैं और उनका समय सीमा निर्धारित रहती है जो कि है 5 साल। हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिस, जस्टिस implies in the preamble justice embraces 3 distinct forms. तो ये 3 तरीके से डिस्टिंक्ट फॉर्म में सर्व करता है। फर्स्ट इज सोशल जस्टिस, सेकेंड इज इकोनॉमिक जस्टिस, थर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सारे लोगों को एक तरीके से ट्रीट करना, समान अवस्था में ट्रीट करना।
इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। किसी को इकोनॉमी के बेसिस में, किसी के पर्सनल स्टैंडर्ड्स को लेके उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके कभी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये इकोनॉमिक जस्टिस कहलाता है। नाउ थर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसर्स। सो हमारे पॉलिटिकल राइट सबके लिए इक्वल है, दे हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसर्स, और उतना ही पॉलिटिकल ऑफिसर्स के लिए उनका इक्वल एक्सेस है। Now we are moving forward, that is liberty. What does liberty implies? The word liberty stands for absence of restraint on the activities of individual. तो ये जो हमारी आज़ादी पे जो रोक लगाया जाता है उसे हटाता है, ठीक है। हमें फुल फ्रीडम है, हमें क्या परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें क्या करना है अपने जीवन में। सेकेंड, इट गारंटी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ थॉट। ये सिटीजन ऑफ इंडिया को फ्रीडम ऑफ थॉट्स की आज़ादी की एक सुविधा देता है। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी फेथ बता सकते हैं, हमें किसकी पूजा करनी है, हम ये सब चीज़ें लिबर्टी में काउंट होती हैं। Now the third point is it considered very essential for the successful functioning of the Indian democratic society. और ये जो टर्म है लिबर्टी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत ही एसेंशियल माना जाता है, ताकि हमारा जो इंडियन डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जो कि बेस्ड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, क्योंकि इंडिया इज अ डिस्टिंक्ट नेशन, there are many cultures and many religions, so our India is known for university and diversity, and liberty stands for that. ये हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी फेथ को, वर्शिप को, बिलीफ को पूरी आज़ादी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, बट हम इससे किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड hurt someone. Now the next is equality. So what does equality mean? Absence of special privileges to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals. So हमारे देश में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, ना ही उनके इकोनॉमिक के बेस पर उन्हें ट्रीट किया जाता है, ना ही पॉलिटिकल राइट्स के बेस पे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। दिस प्रोविजन इम्प्रेजेस 3 डायमेंशन, और ये 3 भागों में बटा हुआ है। आर्टिकल 14 to 18 इन फंडामेंटल राइट टॉक्स अबाउट सिविक इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 है फंडामेंटल राइट में, वो बात करते हैं सिविक इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326 टॉक अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो आर्टिकल जो 325 है, 326 है, वो हमारे पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी, और आर्टिकल 39 हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब आता है फ्रेटर्निटी। वो व्हाट डज फ्रेटर्निटी इम्प्लाइज? इट मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, हमें किस हिसाब से लोगों के साथ रहना चाहिए। सो इट एश्योर्स 2 थिंग्स, हमें 2 चीज़ों की गारंटी देता है। फर्स्ट इज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें हमारा आत्मसम्मान कैसा रहेगा, एंड द सेकेंड इज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसमें हमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अपनी नेशन की बचा के रखनी है। आर्टिकल 51A says that it shall be the duty of every citizen to promote harmony and spirit of brotherhood. तो आर्टिकल 51A ये कहता है कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो हार्मनी एंड स्पिरिट मतलब भाईचारे का व्यवहार बना के रखें। Now I am going to talk about important facts. Important fact is preamble is neither a source of power, ना ही एक तरीके का कोई पावर है to legislature, nor the prohibition, ना ही कोई रोक है upon the power of legislature. So preamble is neither a source of power to legislature nor the prohibition of the power to legislature. Power means ताकत and prohibition stands for rope. Now second point is it is non-justiciable. That is, its provision are not enforceable in court of law. तो ये हम किसी को इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता या किसी को हम कोर्ट नहीं ले जा सकते अगर वो ये चीज़ें फॉलो ना करें। सो द टर्म नॉन जस्टिशिएबल स्टैंड्स फॉर कि जो प्रोविजन यहाँ पे मेंशन है इसके लिए हम किसी को कोर्ट नहीं ले जा सकते।
Okay, that is the difference between justiciable and non-justiciable. So that's it for today. If you like my video and loved it and want to know more about it, please do like, share and subscribe here. And there are many more videos to come, so keep supporting me and please give me one thumbs up.